तो दूसरा नंबर सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्या करा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए हम लोग कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं। जैसे अच्छा विषम पूर्णांक हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं और उसमें भी धनात्मक, तो धनात्मक संख्या कहाँ से, उसमें भी विषम क्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, तो यही ना होता है विषम पूर्णांक। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें दो से पूरी भाग नहीं लगता उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सभी का सभी विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। लेकिन कह रहा है कि ये पूर्णांक का रूप जो होता है, ये संख्या का जो विषम पूर्णांक है ना, इसका रूप टोटल कैसा होता है, या तो 6q+1 होता है, या तो 6q+3 होता है, या तो 6q+5 होता है। आइए हम लोग पहले समझते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन से हम लोग जानते हैं, क्या जाने हैं कि a बराबर होता है bq+r। ये तो होता है जहां r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है तथा 0 से बड़ा या बराबर होता है। देखिए लेकिन संख्या जो दी गई वो रूप कैसा है, ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये है ना। तो देखिए यहाँ से जरा मिला के q का मान q है, q का मान q है, r का मान 1 3 5, लेकिन b का मान हर जगह पर कितना है 6 है, b का मान कितना है 6 है। इसका मतलब है कि a एक वैसी संख्या है जिसमें हम 6 से भाग लगा रहे हैं। एक ऐसी संख्या है, इस जगह पर a कुछ ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग b से भाग लगाते हैं। ब्रैकेट का यही होता है यूक्लिड विभाजन पढ़ने से कि a में हम लोग क्या करते हैं, b से भाग लगाते हैं, भागफल q आता है और शेषफल r आता है। तो b का मान देखिए कितना है, b का मान कह रहा है 6 है। जब b का मान 6 होता है तो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं कि जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो संख्या इस b से छोटा लेते हैं। जब भी दो धनात्मक पूर्णांक लिए जैसे 2 और 7, तो हम a को क्या मानते हैं 7 मानते हैं तथा b को क्या मानते हैं, b को 2 मानते हैं। दोनों संख्या में जो बड़ा रहता है उसको a मानते हैं, जो छोटा रहता है उसको b मानते हैं। तो जब ये b है यानी 6, b का मान है यानी b का मान 6 है, तो a का मान जाहिर है इससे बड़ा लेंगे। तो बड़ा क्या है यहाँ 6 से बड़ा, ये 7 है या 9 है, यानी ये सभी संख्याएं 6 से बड़ा है। मान लो कि कोई संख्या हमने रख दिया यहाँ देखिए जैसे 7 ली, तो भाग लगाएंगे 6 से 7 में 6 एकम 6, कितना बचा 1 बचा। अब देखिए इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 6 गुना 1 जोड़ 1, 6 गुना 1 जोड़ 1, ये 7 हो गया। अब देखिए जरा सा मिला के क्या है, 6 का 6 है और q, यहाँ पर q का मान क्या है, कह रहा है कि q जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। पूर्णांक संख्या हमने क्या बोला, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये संख्या प्लस हो या माइनस हो, कोई भी q का मान हो सकता है। लेकिन r का मान कितना है, r का मान या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 5 होता है। अब देखिए अगला संख्या हम लोग लेते हैं, 7 के बाद अगर 9 ले लें, 9 में भाग लगाएंगे कितना से, बस यही 6 संख्या से भाग लगाएंगे, चूंकि b का मान हर जगह 6 है, 6 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 6 एकम 6 आएगा, कितना बचा 3 बचा, शेष कितना बचा 3 बचा। अब देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 6 गुना 1, 6 गुना 1 जोड़ 3, तो 6 देखिए b का मान 6 है और ये कोई पूर्णांक है और शेष कितना बचा, तो शेष 3 बचा। अगला संख्या लेते हैं 9, 11 ले लिए, जैसे हम क्या ले लिए हैं, अगला संख्या 11 लिए, भाग कितना से देना है 6 से देना है, तो क्या करेंगे 6 एकम 6, कितना बचा 5 बचा। तो बताओ इस 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 6 गुना 1, क्या लिखेंगे 6 गुना 1 जोड़ 5। तो देखिए b के मान, b का मान कितना है 6 है, यहाँ पर q का कोई भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए वो q है। कह रहा है कि q कोई भी पूर्णांक है तथा r का मान इस बार कितना आया 5 आया। तो इस तरह से कोई भी संख्या हम लोग उठा के देख लेते हैं, जैसे 13 लिए, 13 में भाग लगाएंगे, कितना से 13 में भाग लगाएंगे, तो बस वही 6 से लगाएंगे, लगा के देखेंगे 6 से, तो 6 दूना 12, कितना बचा 1 बचा। अब देखिए फिर से वही संख्या रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से वही संख्या रिपीट होना शुरू हो गया, आया ना शेष 1। अगर हम इसके बाद 13 के बाद अगर हम अगला संख्या 15 लेते हैं, 15 लेते हैं, तो 15 में अगर हम 6 से भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12 बचा कितना
3 बचा, तो फिर से देखिए शेष कितना बचा, 3 बचा। अगला संख्या फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। तो हम लोग कितनों भी कोई भी संख्या इस तरह से उठाते हैं तो उसका रूप देख रहे हैं कैसा आता है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। देखिए 1 आया, उसके बाद 3 आया, 5 आया, और फिर से देखिए 1, 3, और अब की 15 के बाद अगर हम 17 लेते हैं तो उसमें कितना आ जाएगा, देखिए कितना से 6 से लगाना है, 6 दूना 12, कितना बचा 5, शेष कितना बचा। इस 17 को भी लिख सकते हैं वही 6 × 2 जोड़ कितना 5। तो देखिए फिर से शेष कितना बचा, 5 बचा। अगला संख्या अगर हम फिर से दोहराएंगे 19, तो फिर से वही शेष 1 बचेगा, शेष 3 बचेगा और शेष 5 बचेगा। यानी कोई भी इस तरह से हम संख्या उठाते हैं तो शेष यानी संख्याओं का जो रूप आता है इस तरह ही आता है। तो हम समझ गए हमें करना क्या था। आइए हम लोग इसको जांच करते हैं यानी प्रूव करते हैं। ए क्या था, जैसे कि हमने ए को माना, अभी 7 माना, 9 माना, 11 माना, 13, 15, 17, 19 ये सब माना। तो क्या था ए, तो हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसा है, तो विषम पूर्णांक है। तथा b का मान कितना है, 6 है। b का मान 6 दिया गया है सवाल में। क्यों दिया गया है, लिख सकते हैं क्योंकि b का मान हम 6 क्यों लिए, क्योंकि सवाल में ही b का मान 6 दिया गया। क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप कैसा है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है। ये हमने लिख दिया, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान कितना है, b का मान है 6। तो भागफल जो आएगा q आएगा और शेषफल जो आएगा क्या आएगा, r आएगा। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है bq + r। a बराबर bq + r, जहां r का मान होता है b से छोटा तथा 0 से बराबर। r का मान क्या होता है, b से छोटा। यहाँ पर कितना है, 6। ये जो b है ना, इससे हमेशा शेष क्या बचेगा, शेष यानी b से यानी 6 से कम होगा। हो सकता है शेष 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या 4 या 5 बचेगा। शेष कभी 6 नहीं बचेगा और 6 से बड़ा नहीं बचेगा। अगर शेष 6 बचा तो फिर से एक बार भाग लग जाएगा। तो यानी कहने का मतलब जो b है यानी जो यहाँ पर b का मान जो 6 है, 6 से हमेशा r का मान, r जो शेष बचेगा ये 6 से हमेशा छोटा होगा। छोटा कहाँ तक, तो 0 से लेकर 5 तक हो सकता है, ये माइनस में भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि r का संभावित मान, r यानी शेष जो बचेगा क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, तो 0, r का संभावित मान क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर bq + r। तो लीजिए यहाँ पर a बराबर क्या लेंगे, b का मान देखिए कितना है, b का मान है 6, लिखेंगे यहाँ 6 फॉर्मूला से 6। और q का मान q लेंगे प्लस r का मान कितना लेंगे, बारी बारी से r का मान रखते जाएंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5। तो r पहले हम क्या लेंगे, जब r का मान लिए हम, जब r लिए पहले 0, r का मान कितना लेंगे 0, तो r के जगह पर क्या रख दिए यहाँ 0। हल होके क्या आया 6q + 0, तो यानी 0 तो कुछ नहीं यानी 6q ही रहा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किसको कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरी भाग नहीं लगता है। जब इस संख्याओं पर हम लोग गौर करेंगे, यहाँ पर क्या है 6q है। देखिए ये
6 क्या है बता सकते हैं? ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो कह सकते हैं ये सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो भाग लगा के देखो, लग जाता है 2 तिया का 6 लग गया, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो ये क्या आ गया? ये सम संख्या, ये तो विषम संख्या है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। r का मान अब कितना लेंगे? r का मान अब हम लोग 1 लेते हैं। r का मान 1 लेते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 1 तब a बराबर इस फॉर्मूला पर बारी बारी से बिठाते जाना है। a बराबर कितना आएगा? a बराबर आएगा b का मान है 6 q जोड़ 1। ये आ गया समीकरण नंबर 2। क्या इसमें 2 से भाग लगता है? तो 2 से भाग नहीं लगता। इसमें देखेंगे 2 से भाग कहीं नहीं लगता है। अगला मान लेंगे हम लोग, अगला मान रखेंगे r का मान 1 के बाद रखेंगे 2। r का मान जब हम लोग 2 रखते हैं तो a का मान आता है a बराबर b का मान 6 जोड़ गुना q जोड़ r का मान 2। अब देखिए आगे यहाँ पर इसको जरा समझते हैं। a बराबर कितना आया है? a बराबर आया 6q प्लस 2। क्या आया? 6q प्लस 2। अब देखिए संख्या सम है या विषम? तो सम है या विषम जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग लगाते हैं। देखिए 2 से अगर भाग लग जाता है तो सम है, 2 से भाग नहीं लगता है तो विषम है। देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है? आ रहा है पूरे में। 2 को अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 2 तिया का 6 यानी 3q प्लस 2 से भाग देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। क्या इसमें 2 से भाग लगता है? तो लग जाता है। हाँ लग जाता है, लग गया। तो ये संख्या क्या बन गया? ये संख्या सम बन गया। क्यों सम संख्या बना? क्योंकि जिस संख्या में हम लोग जानते हैं कि 2 से भाग लग जाता है वो सम संख्या है, इसलिए ये संख्या क्या है? ये सम संख्या है। ये समीकरण हमने कितना माना? इस समीकरण 2 के बाद इस समीकरण को हमने 3 माना। फिर देखिए जब हम r का मान लेते हैं, अब कितना लेंगे? r का मान अब 3 लेंगे। जब r का मान कितना लेना है? 3। r का मान जब हम 3 लिए तो a बराबर क्या आया? bq प्लस r। a बराबर लिख सकते हैं b का मान 6q जोड़ r का मान 3। इस समीकरण नंबर हमने 4 लिया। फिर से जब r बराबर लेंगे 4 तो a बराबर क्या आएगा? 6q प्लस r के जगह पर 4। ये समीकरण 5। अब देखिए जब r बराबर 5 लेते हैं तो a बराबर क्या आएगा? 6q प्लस 5। ये समीकरण नंबर 6 हुआ। अब जरा गौर करेंगे समीकरण 1 पर, समीकरण 1 पर, समीकरण 2 पर। समीकरण 2 यहाँ पर है, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 पर। ये समीकरण 3 यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 3 पर, और समीकरण 5 पर, और बस इन्हीं 3 समीकरण पर। कौन कौन समीकरण हुआ? हाँ ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसको हमने समीकरण यहाँ पर कितना माना? इसको समीकरण 3 माना। तो ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 3 है और समीकरण 5 है। इन तीनों पर जब हम गौर करेंगे तो ये तीनों संख्या में 2 से भाग लग जाता है, क्योंकि इसमें भी अभी लगा के दिखाए, इसमें भी लगा के दिखाए और इसमें भी 2 से भाग लग जाता है, क्योंकि 6q प्लस 4। देखिए क्या इसमें 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 कॉमन लिए तो 2 तिया का 6 और बच गया इधर 2 से भाग दिए 4 में तो 2। अब देखिए 2 से भाग लगता है तो हाँ लग जाता है, और जैसे ही 2 से जिस संख्या में भाग लग गया वो संख्या कैसा होता है? तो वो संख्या सम संख्या होता है। तो लिख सकते हैं समीकरण कौन कौन सम संख्या है? तो समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 3, समीकरण 3 तथा समीकरण 5 तथा समीकरण 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 सम संख्या है, सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। तथा देखिए क्यों ये सम संख्या है? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। और जब ये संख्या 2 से विभाज्य है, ये सम संख्या हो गया, तो क्या बचा? यही ना बचा। देखिए एक यहाँ बचा और दूसरा यहाँ पर बचा और तीसरा यहाँ पर बचा, तो यही ना 3 गो संख्या बचा कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जो विषम संख्या के रूप में होता है। तो लिखेंगे यहाँ हमने क्या लिखा? समीकरण 1, 3 और 5 सम संख्या है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। तथा ए हमने क्या माना? तथा ए हमारी मान्यता के अनुसार
तथा ए हमारी अमान्यता के अनुसार ए पूरे ए को, ये सब ए है, ए को हमने क्या मान लिया है, तो ए को हमने धनात्मक विषम संख्या मान लिया है, तथा ए हमारी मान्यता के अनुसार धनात्मक विषम संख्या है, धनात्मक विषम संख्या है। अतः ए का मान जो है, जब ए धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या ए का मान ये संभव होगा, ए का मान ये संभव, ये और ये तीनों ए का मान संभव नहीं है, लिख सकते हैं। अतः ए का मान जो है 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये जो है संभव नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, अंत में लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्योंकि यहाँ पर किस संख्या आया, किस समीकरण आया, 6 को समीकरण आया, 6 समीकरण में ये तो है ही नहीं, ये 3 को तो समाप्ति हो गया, तो बचा कौन, बस यही 3 को बचा जो विषम संख्या का रूप का है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, लिख देंगे आंसर में अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बस ये था दूसरा नंबर प्रश्न। इसी से रिलेटेड हम कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं अभी, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। चलिए इसी दूसरे नंबर से रिलेटेड हम कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं जो सेम प्रश्नों से मिलता जुलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक कैसा है, 2q के रूप का, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा है, तो 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। अभी इसी तरह के प्रश्नों को हमने हल किया, तो यहाँ भी वही लेंगे, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक, सवाल में दोनों का है धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, तो हमने a को सिर्फ धनात्मक पूर्णांक माना, यहाँ हल करेंगे तो सम और विषम दोनों आ जाएंगे। तो हमने क्या माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b का मान जो अभी हमने लिया, b का मान पीछे प्रश्नों में किस हिसाब से लिया, तो यहाँ जो सवाल में है 2q प्लस 1, यानी यहाँ पर क्या होता है, b का मान होता है। b किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग संख्या में भाग देते हैं उसको b बोलते हैं, और जो भागफल आता है उसको q, जो शेष बचता है उसको r बोलते हैं। ठीक है, तो b का मान कितना है, तो b का जो मान है, देखिए कितना है, b का मान 2 है। जब b का मान 2 आ गया तो जाहिर सी बात है r का जो मान आएगा ये b से हमेशा छोटा होगा। b का मान कितना आया, 2 आया, तो r का मान 2 से छोटा क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, 2 भी नहीं होगा। अगर 2 होगा तो फिर से भाग लग जाएगा ना, तो 2 नहीं होगा, यानी जिस संख्या से हम लोग भाग लगाते हैं उससे 1 कम होता है, और कहाँ तक कम, तो 0 तक होता है, 0 से नीचे यानी माइनस में नहीं होता है। तो r का संभावित मान हम लोग क्या लिखेंगे, r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या हो सकता है, तो 0 और 1 हो सकता है। फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, तो a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान होता है b से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर। ये यूक्लिड विभाजन फार्मूला है, इसको याद रखना है। अब देखिए a बराबर b का मान हमने कितना लिया है, तो 2 लिया है, 2 रख दिए। q कोई भी क्या है, तो q कोई भी पूर्णांक है, यहाँ पर जो कुछ आ सकता है। q का मान हमने q रखा प्लस r का मान, r का मान क्या ले सकते हैं, r का मान तो यही दो संख्या में से कौन ले सकते हैं, या तो 0 या 1। तो हम पहले r का मान लेंगे 0, जब r का मान 0 लेंगे तो a क्या निकला, यहीं पर लेते हैं r बराबर 0, तो a क्या निकलेगा, 2q प्लस 0। हल करेंगे तो क्या आएगा, 2q। ये 2q क्या है, सम है या विषम है, तो कह सकते हैं ये सम है। क्यों कि 2q में 2 से भाग लग जाता है, जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। 2 से भाग लग जाता है, क्या बचा, q बचा। आगे कुछ भी संख्या बचे उससे मतलब नहीं, लेकिन जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये सम संख्या है।
ये सम संख्या समीकरण 1 माने। आगे बढ़ेंगे, जब r का मान हम लोग 1 लेंगे, शून्य के बाद क्या है 1 है, तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर निकल कर आएगा b³ b कितना है 2q और जोड़ r का मान कितना है 1 है, तो क्या आया 2q + 1। क्या 2q + 1 में 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है, क्यों कि यहाँ पर 1 है, इसलिए 2 से भाग पूरा पूरी नहीं लगता। जिसमें भाग नहीं लगता वो क्या कहलाएगा, विषम पूर्णांक है। तो लिख सकते हैं, अतः इसके बाद तो अगला कुछ आता नहीं है, 0 और 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक क्या आया 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आया 2q + 1। आंसर में क्या लिखेंगे, अतः यहां से लिख देंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक पूर्णांक है। आंसर में लिख देंगे, एक बार चलो लिख देते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कैसा आया 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये था आंसर। इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न को हल करेंगे, ताकि हम लोग 2-3 प्रश्नों को हल करते करते इस टाइप में जो भी प्रश्न आए उसको हल कर लेंगे। तो ध्यान देना, क्या इससे प्रश्न को हल करेंगे, अगर धनात्मक सम और विषम दोनों रहे तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, ना तो सम माना ना तो विषम माना। अगर सवाल में रहे कि धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर सवाल में विषम पूर्णांक रहे तो हम लोग मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b का मान कितना लेंगे, जैसा सवाल में है इस जगह पर जो रहे वो b का मान लेना है, तथा इससे इस जगह पर जो रहे इससे छोटा लेना हमेशा r का मान, यानी 0 से लेकर कहां तक जितना ये मान है इससे हमेशा एक कम लेना r का मान, और युगल विभाजन प्रमेय जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पर बैठा देना, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ प्रश्नों को और हल करते हैं। अगला सवाल है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो हल करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या मानेंगे, कह रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसा है, तो हमने कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए को ले लेते हैं। क्या लिखते हैं, ए धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ ए होता है, यहाँ बी, यहाँ क्यू और ये आर होता है। तो हमने माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तथा b का मान कितना होगा, तथा b का मान कितना होगा, तो b का मान क्या होता है, जैसे a बराबर क्या लिखते हैं bq, a बराबर क्या लिखते हैं bq + r। तो देखो संख्या जरा मिला के क्या है, यहाँ पर है 4q + 1 4q + 3, तो q के जगह पर q है, r का मान है 1 2 और b का मान कितना है, तो b का मान है 4। b का मान कितना लिखेंगे 4 है। अच्छा b का मान 4 है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर अगर 4 है जिससे भाग देते हैं वो संख्या कितना है 4 है, तो शेष क्या बचेगा, शेष निश्चित है कि 4 से हमेशा छोटा बचेगा। कहाँ तक, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। 4 होगा क्या, नहीं होगा, 4 होगा तो फिर से 4 से भाग लग जाएगा। क्या लिखेंगे, इसलिए r का संभावित मान, r का संभावित मान कितना हो सकता है, 0 1 2 3 और बस 3 तक ही होगा, 4 तो होगा नहीं। अब बारी बारी से r का मान रखते जाइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बिठाते जाइए। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, तो a बराबर bq + r, जहां r का मान होता है b से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर। अब देखिए a
है ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर। बी का मान देखिए कितना है तो 4 है। क्यू का मान क्यू रखेंगे, आर का मान कितना तो पहले 0 1 2 3 बारी बारी से मान रखते जाएंगे। जब आर का मान हम लोग 0 रखते हैं तो ए निकल कर क्या आएगा बी क्यू। बी का मान है 4, 4 क्यू प्लस 0 यानी क्या निकला 4 क्यू। समीकरण इसको एक मानेंगे। तो ये 4 क्या है सम है या विषम है तो 4 क्यू करेंगे सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाता है। 2 से भाग लग गया तो क्या हुआ ये सम संख्या हुआ। अगला उठाएंगे, आर का मान कितना रखेंगे आप 0 के बाद 1 लेंगे, 0 के बाद 1 लेंगे तो ए बराबर देखिए क्या ए बराबर होता है बी क्यू। बी का मान 4 है, क्यू जोड़ आर का मान कितना 1 है। इसको समीकरण लेंगे 2। क्या इसमें 2 से भाग लगता है 4q प्लस 1 में तो 4q प्लस 1 में 2 से भाग नहीं लगता, इसलिए ये सम संख्या नहीं है, ये क्या है विषम संख्या है। अगला जब r का मान हम 2 लेते हैं तो ए बराबर क्या आया ए बराबर निकल कर आएगा बी क्यू। बी का मान 4 क्यू जोड़ r का मान 2। यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 से भाग इसमें लग जाता है, 4q प्लस 2 में 2 से भाग लग जाता है। क्यों लग जाता है तो देखो यहाँ 4 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 दूना का 4, 2 की और 2 से भाग दिए 2 में कितना आएगा 1 आएगा। नीचे 2 है, 2 से भाग लग गया। जब 2 से भाग लग जाता तो वो संख्या क्या होता है सम संख्या होता है। ये सम संख्या क्या हो गया सम हो गया। ये क्या था सम था, ये भी सम संख्या था। अब जो है r का मान हम 3 रखेंगे। जब r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा 4q जोड़ 3। क्या 4q जोड़ यानी प्लस 3 में 2 से भाग लगता है तो नहीं, कहीं भी इसमें 2 से भाग नहीं लगता है। जब 2 से भाग नहीं लगता है तो ये संख्या क्या हो गया ये संख्या विषम संख्या हुआ। तो हमें क्या पूछ रहा है सवाल में, हमें कह रहा है यहाँ कि दर्शाइए कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का। तो देखिए 4 समीकरण 1 2 3 4 समीकरण 1 और 3 में समीकरण 1 और 3 पर जब हम गौर करते हैं तो ये क्या है ये सम संख्या, ये विषम कहीं से नहीं है। और जब ये विषम नहीं है तो विषम संख्या कौन बचा, बस यही तो दो विषम संख्या बचा ना। लिखेंगे समीकरण डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, लिखेंगे 4q या 4q प्लस 2 सम संख्या है, सम संख्या है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। जब ये 2 से विभाज्य है तो ये सम संख्या हो गया। जबकि हमारी मान्यता के अनुसार ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए का मान कितना संभव नहीं है। जब विषम संख्या है तो ये विषम तो है नहीं, ये संभव नहीं होगा, इसलिए ए का मान 4q या 4q प्लस कितना 2 संभव नहीं है। अतः ए का मान कितना, अतः ए का मान कितना तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 संभव है। सवाल नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। क्या निकालने का है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो देखो इस टाइप का अगर सवाल रहे तो वहाँ 2 ऑप्शन आता है, या तो HCF निकालना है या तो LCM निकालना है। HCF या LCM निकालना, तो हमें दोनों में से निकालना क्या है सवाल में ही दिया रहता है। क्या कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम तो हमें यहाँ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको HCF निकालना। क्यों निकालना है HCF यानी मोसो निकालना। क्यों निकालना मोसो, कि मोसो को कहते हैं HCF और HCF का फुल फॉर्म क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हमें यहाँ क्या निकालना है तो HCF निकालना है। किसका HCF निकालेंगे तो 616 और 32 का। लिखेंगे हमें सॉल्यूशन में हमें 616 तथा 32 का HCF निकालना है। इसलिए क्या करेंगे
32 से भाग देंगे 616 में, 32 से भाग देंगे 616 में भाग देंगे, के बार में लगेगा 32 दूना 64, दो बार में कितना तो 64 हो जाता, तो एक बार में ही लगाना, 32 से का 32 घटाएंगे इससे कोई, चलिए 11, 11 में 5, 11 में 2 घटाएंगे तो 9 2 11, यहाँ बचा 5, 5 में 3 तो 2, 29 हो गया, यहाँ पर 6 उतारेंगे तो 296 हो गया। यहाँ देखिए 32 के आसपास है, यानी 100 में 3 हिस्सा लगता है, यानी 100 यानी 3 से गुना करेंगे तो 100 के आसपास आता है। यहाँ हमारे पास कितना है 300 के आसपास है, तो 100 में जब 3 हिस्सा तो 300 में कितना 9 हिस्सा, यानी 9 से लगभग गुना करके देखते हैं, 32 गुना 9, 9 गुना 18 का 8 बचा 1, 9 27 और 1 28 हो गया, कितना 288, कितना बार में 9 बार में 288 हुआ, घटाएंगे इससे कोई चलेंगे, 16 में 8 घटा तो 8, यहाँ 8 8 ये कट गया, कितना बच गया शेष 0 बचा। और जब शेष 0 नहीं, शेष कितना बच गया 8 बच गया। अब क्या करते हैं 900 में शेष जो बच जाता है उसी से भाग लगाते हैं, किसमें अगला जो अंक है कितना है 32 में भाग लगाएंगे, 8 चौके 32 आया, ये खत्म हो गया, यानी यहाँ क्या शेष बचा 0। जब शेष 0 हो जाता तो ये प्रक्रिया समाप्त हो जाता और 900 कितना निकला 8 निकला। लिखेंगे अतः HCF किसका 616 32 बराबर कितना 8, इसलिए HCF कितना आ गया 8 आया, इसलिए लिख देंगे आंसर में अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी 8 होगी। लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था हमने इससे पीछे जो प्रश्न बताया वो काफी इम्पोर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सब टाइप का प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भी उसी तरह बनेगा, कह रहा है कि 2 पात्रों में 250 लीटर यानी 250 लीटर और 425 लीटर दूध है, ठीक है। पात्र की महत्तम धारिता मीन्स मापने का बर्तन क्या है जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। यानी देखिए समझिए प्रश्न को, प्रश्न कह रहा है कि 2 बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन में कितना 250 लीटर दूध है, एक बर्तन में 250 लीटर दूध है, इसमें कितना है 250 लीटर है, और एक दूसरा बर्तन है जिसमें कितना कुल मिलाकर 425 लीटर दूध है, 425 लीटर दूध है इस बर्तन में। ये मापने वाला एक बर्तन लाना है और एक ही बर्तन लाना है ताकि जो है दोनों बर्तन के दूध को एक ही बर्तन से मापा जा सके। जैसे मान लिया जाए कि छोटा प्रश्न को करें तो यहाँ अगर मान लिया जाए इस बर्तन में 5 लीटर दूध था और इस बर्तन में 15 लीटर दूध था, तो मापने वाला बर्तन एक बड़ा बर्तन क्या होगा ताकि दोनों बर्तन के दूध को मापा जा सकता है। तो कहेंगे हम 5 लीटर वाला बर्तन होगा, क्योंकि 5 लीटर वाला बर्तन रहेगा तो इसको एक बार में माप देगा और इसको 3 बार में माप देगा। उसी तरह सवाल यहाँ भी पूछ रहा है कि वो कितना धारिता का बर्तन होगा ताकि दोनों दूध को एक ही बर्तन से मापा जा सकता है। तो इसके लिए भी क्या कर रहा है महत्तम धारिता यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो आइए हम लोग HCF निकालते हैं 250 और 425 का। क्या लिखेंगे हमें 250 तथा 425 का HCF निकालना है। तो जब 250 और 425 का HCF निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग छोटी संख्या से बड़ा संख्या में भाग लगाते हैं। भाग लगाइए, यानी इस तरह से भाग विधि से भी बना सकते हैं या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। के बार में लगाएंगे 250 से एक बार में लगाएंगे तो 250 होगा, घटाएंगे 5 में 0 तो 5 होगा, 2 नीचे कोई चलिए 12, 12 में 5 तो 7, यहाँ बचा 3, 3 में 2 तो 1, यानी 175। क्या शेष कितना बच गया 175। क्या करते हैं अब इस 175 से भाग देते हैं 250 में। के बार में लगेगा तो एक बार में लगेगा, एक बार में 175 घटाएंगे तो फिर से 10 में 5 बचा, यहाँ 14, 14 में 7 तो 7 बचा, ये तो समाप्त हो गया। अब इस 75 से भाग लगाएंगे कितना में तो 175 में। के बार में लगेगा तो 2 बार में 75 दूना 150 होगा, शेष कितना बचा तो शेष 25 बचा, फिर से शेष बचा। अब शेष जब तक ना 0 बच जाए तब तक हम लोग ये काम को करते रहेंगे। 25 से भाग देंगे अब कितना में 75 में, के बार में 25 दिया का 75, तो ये अब देखिए शेष कितना बच गया, शेष 0 बच गया। अब शेष क्या 0 बच गया, इसलिए ये प्रक्रिया समाप्त होगा। तो HCF देखो कितना आया
तो HCF ये होता है, लिखेंगे HCF कितना के HCF तो 250,425 बराबर कितना 25। क्या लिखेंगे आंसर में, अतः पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, क्या लिखेंगे, अतः पात्र की महत्तम धारिता 25 लीटर होगी। अतः पात्र की महत्तम धारिता कितनी होगी, तो 25 लीटर होगी। पात्र की महत्तम धारिता 25 लीटर होगी। और उम्मीद है कि इस टाइप के अगर प्रश्न को पूछा जाएगा तो आप लोग बना लेंगे। अगर महत्तम धारिता पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, HCF यानी मौसम को निकालेंगे।